हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में आईटीएफ के। और आपको बेटा याद ही होगा कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स में मैं आपको बेटा बताया था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर टोटल 12 ग्राफ हैं, ठीक है ना। जिसमें से जहाँ तक बच्चों मुझे याद है हमने 8 ग्राफ देख लिए थे। एंड आई होप कि आपने वो 8 ग्राफ याद किए होंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। जो उसमें बेटा शुरू के 6 ग्राफ थे, शुरू के बेटा जो 6 ग्राफ थे वो तो बहुत ही आसान से थे, लेकिन जो 7th वाला ग्राफ था, देखो मैं क्विकली बेटा आपको रिकैप करके बता दूं। 7th वाले ग्राफ में बच्चों आपने साइन इनवर्स साइन एक्स पढ़ा था। 7th वाले ग्राफ में आपने बच्चों साइन इनवर्स साइन एक्स पढ़ा था। और इसमें क्या था, इसमें आप ये देख रहे थे कि यार साइन एक्स जो होता है वो तो -1 से 1 के बीच में होता है, और साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं -1 से 1 रखूँगा तो फाइनली -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी। फाइनली -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी, ये y की वैल्यू आएगी। और यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आता है कि y = x, ये स्ट्रेट लाइन कब आएगी, व्हेन x ऑल्सो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। क्योंकि y जो है अगर वो -π/2 से π/2 में है और अगर y = x आ रहा है तो x भी इस रेंज में होगा, तो y = x वाला फंक्शन आएगा। और इसका बेटा मैंने आपको ग्राफ भी बताया था। मैंने आपको बोला था कि आपको अंदाजे से ये बेटा ग्राफ खींचना आना चाहिए, कि अंदाजे से अगर हम इस ग्राफ को बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था। ऐसा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 0 है, ये वाला पॉइंट π/2 पर है, ये वाला पॉइंट -π/2 पर है, फिर ये वाला जो पॉइंट आएगा ये पाई पर आएगा, ये वाला पॉइंट -π पर आएगा। आप देख रहे होंगे ये वाला लाइन y = x वाला बच्चों लाइन था, और इस y = x वाले लाइन के साथ आपको दिख रहा है कि इसका स्लोप -1 होगा, तो ये -x वाला लाइन होगा। और क्योंकि ये पाई से पास हो रहा है बेटा, तो ये वाला लाइन क्या था, पाई -x था। आप सोच के देखो, पाई, 0, अगर आप पाई यहाँ पर रखोगे तो y 0 मिलेगा। अगर आप π/2 रखेंगे, ये देखो ये y = π/2 वाली लाइन है, अगर आप x को π/2 रखेंगे तो y π/2 मिलेगा। तो ये वाली लाइन कौन सी है, y = -x + π। वैसे ये वाली अगर आप लाइन देखेंगे देन दिस विल बी y = -x - π। आप देख सकते हैं ये -π से पास हो रहा है और इसका भी स्लोप क्या है, -1 है। ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका बेटा मैंने आपको पीरियड भी बताया था, इसका पीरियड 2π होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 2π पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। ये एक ऑड फंक्शन है क्योंकि ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है ना। तो ये सारी बेटा अपन ने चीज़ें देखी थी हमारे लास्ट लेक्चर में। इसमें फिर मैंने आपको कोसेक इन्वर्स कोसेक भी बताया था, और मैंने आपको बताया था कि कोसेक इन्वर्स कोसेक वाला फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होगा जहाँ पर साइन 0 होता है। मतलब कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स है बच्चों, ये पॉइंट्स हॉलो आ जाएंगे। सिर्फ ये वाले बेटा जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हॉलो आ जाएंगे, क्योंकि कोसेक इन पे डिफाइंड नहीं होगा। बाकी हर जगह ये फंक्शन मेरा डिफाइंड होगा, ठीक है। ये हमने बेटा बेसिक्स देखे थे लास्ट लेक्चर में। अब आज का बेटा जो लेक्चर है उसमें हम जो हमारे बचे हुए ग्राफ हैं उसे बेटा कंप्लीट करेंगे, और उस पर बेस्ड बेटा मैं आपको लास्ट में कुछ आसान से क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है ना। आज अपन कोशिश करते हैं कि अपने जो बचे हुए सारे ग्राफ्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो 8 बेटा हमने ग्राफ देख लिए थे, अब हम 9th देखते हैं। y = cos इनवर्स cos x। y = बच्चों cos इनवर्स cos x। अब मेरा लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक यार ये बोलता है कि अगर मैं cos x को थीटा बोलूं तो ये लिखा हुआ है y = cos इनवर्स थीटा, वेयर मैंने क्या बोला है कि cos x = थीटा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, cos इनवर्स थीटा। मतलब कि दिस इम्प्लाइज y = x आ रहा है मेरे पास, y = x आ रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए x जो है, जो डोमेन है, x आप क्या रख सकते हैं, इसमें आपको x को जो भी रखना हो आप वो रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं। क्योंकि cos x जो है, cos x बेटा हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होता है। और cos इनवर्स के अंदर, मतलब दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज cos इनवर्स ऑफ समथिंग विच गोज फ्रॉम -1 से 1। ये ऐसा सवाल है कि cos इनवर्स के अंदर -1 से 1 मूवमेंट हो रहा है, और मुझे ये बात तो पता ही है कि cos इनवर्स का बेटा डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो cos इनवर्स क्या वैल्यूज देता है, 0 से पाई देता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, देख लो, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो इस तरीके का बेटा अपने पास आता है।
अब आप समझो कि y जो है, y बेटा 0 से पाई में मूव हो रहा है, y जो है वो 0 से पाई में मूव हो रहा है। इसका मतलब अगर y इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन होगी, अगर y इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन होगी तो इस केस में x भी कहाँ पर होना चाहिए, 0 से पाई में मूव होना चाहिए। अगर y इक्वल टू एक्स वाली बेटा स्ट्रेट लाइन होगी तो x भी 0 से पाई में मूव होना चाहिए। अब लॉजिक बेटा समझो, लॉजिक समझो, देखो मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ चीज़ों को। साइन इनवर्स साइन जब हमने पढ़ा था तो साइन इनवर्स साइन में मैंने आपको क्या बोला था कि उसका आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ये मैंने आपको पहली बात बोली थी। दूसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वो पहले लिखेंगे, माइनस फिर वो नंबर करेंगे, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो वो बाद में लिखेंगे और नंबर पहले लिखेंगे। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैंने साइन इनवर्स साइन 1 को 1 बोला है, लेकिन मैंने साइन इनवर्स साइन 2 को, याद करो बेटा, साइन इनवर्स साइन 2 को हमने क्या बोला है, π-2, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 2 को आप 2 नहीं बोल सकते, फाइनल आंसर मस्ट बी लेसर देन 1.57, तो उसको हमने π-2 बोला। वैसे साइन इनवर्स साइन 3 को हमने π-3 बोला। साइन इनवर्स साइन 4 को हमने π-4 बोला। याद करो, ये वाली जो आपके पास बेटा ब्रांच होती थी, ये एक ब्रांच होती थी, ये दूसरी ब्रांच होती थी, ये वाली ब्रांच थी π-x, ये वाली ब्रांच थी x। इस तरीके का आपके पास बेटा ग्राफ था इसका, याद आप करिए। ये इस तरीके का देखो आपके पास बेटा इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता था। ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन थी, ये π-x वाली लाइन थी, है ना। ये वाला आपके पास जो पॉइंट आता था ये π/2 आता था। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आता था, ये वाला पॉइंट आपके पास बेटा 3π/2 आता था। तो आप देख रहे थे कि आप 1.57 पे अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 लिखने पर ये आएगा, ये पाई है। अगर आप 3 लिखेंगे तो 3 लिखने पर भी यही वाली ब्रांच आएगी। अगर आप 4 लिखेंगे तो 4 लिखने पर भी यही वाली ब्रांच आएगी। लेकिन जब आप 5 लिखेंगे, जब बेटा आप 5 लिखेंगे कहीं पे, तो जब भी आप बेटा 5 लिखेंगे तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, π-5 नहीं होगा, उस समय आंसर हो जाएगा 5 - 2π, क्योंकि इवन मल्टीपल बाद में होता है और नंबर पहले होता है। ऑड मल्टीपल पहले लिखा जाता है, इवन मल्टीपल बाद में लिखा जाता है। पाई का अगर इवन मल्टीपल आ रहा है तो वो बाद में होगा, अगर पाई का ऑड मल्टीपल आ रहा है तो वो पहले होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट में बेटा बताई हैं। उसी तरीके से बेटा अपन अब कॉस की डिफाइनिंग देखते हैं कि यार कॉस की डिफाइनिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो आप याद करो बेटा, मैंने उस समय आपको साइन एक्स के लिए डिफाइनिंग बताई थी कि साइन एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट बेटा मुझे मूव करना है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो मैं कॉस एक्स को कॉस एक्स ही बोलूँगा, कोई इशू नहीं। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में बेटा आप सोच के देखो, क्या आप इसको कॉस ऑफ π-x बोल सकते हो क्या? कॉस ऑफ π-x तो माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस ऑफ π-x तो माइनस कॉस एक्स होता है। अच्छा, क्या आप इसको कॉस ऑफ x - π बोल सकते हो क्या? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद करो, जब मैंने साइन वाला लिखा था तब मैं इसको साइन ऑफ x - π बोल दिया था। सॉरी, तब तो सेकंड क्वाड्रेंट में था तो π-x ही था, लेकिन थर्ड वाले में मैंने माइनस साइन एक इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है। लेकिन कॉस में बेटा वैसा नहीं है। कॉस में अगर आप देखेंगे तो आप कॉस ऑफ π-x लिखेंगे तब भी ये माइनस कॉस एक्स आएगा, और आप चाहे कॉस ऑफ x - π लिखेंगे तब भी ये माइनस कॉस एक्स आएगा, क्योंकि कॉस के अंदर थीटा लिखा हो या -θ लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये बात बेटा देख सकते हैं कि इसको ऐसे लिखने से तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कॉस एक्स इसके बराबर तो है नहीं, ये तो माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मान लो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊँ, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मैं इसको कॉस ऑफ π+x ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कॉस ऑफ π+x लिखोगे तब भी वो माइनस कॉस एक्स आएगा, और आप बेटा कॉस ऑफ -π - x लिखोगे इस पूरे को माइनस साइन लगा के, तब भी बेटा ये माइनस कॉस एक्स ही आएगा। तो ये लिखने से भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। याद करो, मैंने साइन एक्स के लिए आपको इसी तरीके से समझाया था बेटा, तो ये लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं चौथे क्वाड्रेंट में आऊँ तो चौथे क्वाड्रेंट में मैं क्या लिखूँगा, कॉस ऑफ 2π - x लिखूँगा। कॉस ऑफ 2π - x तो कॉस एक्स होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, चौथे क्वाड्रेंट के बाद जब मैं फिर घूम के वापस आऊँगा तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ, ये आ जाएगा 2π + x, फिर ये लास्ट वाला आ जाएगा कॉस ऑफ 4π - x,
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? सोच के देखो। अच्छा, यहाँ पर आपने जो cos ऑफ 2 माइनस एक्स लिखा है, इसी को आप cos ऑफ x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे आपने cos ऑफ 4 माइनस एक्स लिखा है, आप इसको cos ऑफ x माइनस 4 भी लिख सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। सबका आंसर तो देखो cos x ही आ रहा है। इसका मतलब इसमें किस तरीके से लॉजिक चल रहा है समझने की कोशिश करना। मैं इसमें बेटा आपको कंसेप्ट ये बोल रहा हूँ, जैसे साइन वाले में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि ऑड वाला मल्टीपल पाई का पहले आता है, इवन वाला मल्टीपल बाद में आता है, और फाइनल आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑड मल्टीपल में तो कभी नहीं आ रहा आंसर, कॉस के टर्म्स में ऑड मल्टीपल में तो कभी भी आंसर नहीं आ रहा। कॉस का अगर आपके पास है बेटा तो इसमें हमेशा आंसर किस में होगा? इवन मल्टीपल में। इसमें हमेशा आंसर देख लो किस में आएगा? इवन मल्टीपल में आएगा। आंसर विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म ऑफ इवन मल्टीपल। आंसर विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा ही इवन मल्टीपल का आएगा। अब आपको सिर्फ इस बात पे देखना है कि इवन मल्टीपल पहले भी आ सकता है और इवन मल्टीपल बाद में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, क्योंकि सिर्फ इवन मल्टीपल है। जब पिछला वाला था तब मैंने बोला था ऑड मल्टीपल पहले आता है, इवन मल्टीपल बाद में आता है। लेकिन कॉस के केस में बेटा है ही, अगर सिर्फ इवन मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है तो इवन मल्टीपल पहले भी आ सकता है और इवन मल्टीपल बाद में भी आ सकता है। मुझे जो ध्यान देना है, मुझे ध्यान सिर्फ और सिर्फ बच्चों इस बात पर देना है कि ओवरऑल आंसर जो होगा, मेरा जो ओवरऑल आंसर होगा दैट शुड लाई बिटवीन 0 to π। ओवरऑल आंसर 0 से π में होना चाहिए, सिंपल सा मतलब है। ओवरऑल आंसर शुड बी इन 0 से π। देख सकते हैं आप, कॉस इनवर्स लिखा है ना आगे, कॉस इनवर्स वाला फंक्शन हमेशा 0 से π में होता है, आपको यही बस ध्यान रखना है। मतलब आप सोचो अगर आपके पास लिखा हो कि कॉस इनवर्स cos 1 कितना होता है, कॉस इनवर्स cos 1, तो आप क्या बोलेंगे? 1 होता है। फाइनल आंसर देख लो किसके फॉर्म में, फाइनल आंसर जो है वो 0 से π के बीच में, बिल्कुल सही है। और मैंने अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोला था तो आप सोच लो इसके साथ 0 π लिखा होगा, सोच सकते हैं ऐसा। इसके बाद आप बेटा जरा सोच के देखो, अगर मैंने बोला cos इनवर्स cos 2 तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि देख लो y इक्वल टू एक्स आपको आंसर मिल रहा था 0 से π तक, 0 से π तक बच्चों आपको y इक्वल टू एक्स आंसर मिल रहा था, तो cos इनवर्स cos 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, cos इनवर्स cos 3 क्या होगा? cos इनवर्स cos 3 क्या होगा? ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 से π तक, 0 से 3.14 तक तो यही मिल रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं cos इनवर्स cos 4, अगर बेटा मैं आपको बोल दूं cos इनवर्स cos 4, तो आपको कभी भी इसका आंसर, सबसे पहली बात जो आपसे गलतियां हो सकती है मैं बता रहा हूं, अगर आप π-4 बोल रहे हो, अगर आप 4 - π बोल रहे हो, अगर आप 2π-4 बोल रहे हो, या आप अगर 4 - 2π बोल रहे हो, तो इसमें चारों में से बेटा कोई एक ही सही है, बाकी सब गलत है। पहली बात तो आप ऐसा कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, आप ऐसा बेटा कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको साफ शब्दों में बोला है कि कॉस इनवर्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉस इनवर्स लिखा है, इसका आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटरवल में आएगा। देख लो ये नेगेटिव है, ये ज़रूर पॉजिटिव है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? इवन मल्टीपल में होना चाहिए, ये ऑड मल्टीपल में है, तो ये गलत है। ये नेगेटिव आंसर लिखा हुआ है, तो ये सब गलत है बेटा चीज़ें, ठीक है ना? ये सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। कॉस इनवर्स अगर आपके पास cos 4 है तो कॉस इनवर्स cos 4 को आप क्या बोलेंगे? आप बेटा इसका आंसर बोलेंगे, इसका आंसर विल बी 2π-4। सबसे पहली बात मुझे क्या लिखना है? मुझे इवन मल्टीपल में लिखना है और मुझे एक पॉजिटिव आंसर देना है। अगर मुझे पॉजिटिव आंसर देना है तो ज़रा सोच के देखो, अगर मैं 2π-4 बोलूँ तो 2π अंदाजे से होता है 6.28, और -4 अगर मैं बोल दूँ तो 6.28 में से अगर मैं 4 हटा दूँ तो 2.28 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। देख लो 0 से π में आ रहा है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखना बताया। इसको अगर बेटा मैं यहाँ से सोच के आपको दिखाऊँ, यहाँ से, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? cos इनवर्स cos 4 को बेटा मैं लिखूँगा cos इनवर्स cos ऑफ 4 को क्या मैं 2π-4 लिख सकता हूँ क्या?
कॉस थीटा लिखूं या कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिखूं, बात तो एक ही है। हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बोलें या अंदर कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा बोले, बात तो एक ही है। लेकिन आप इसमें ये बात बेटा ध्यान से देखिए कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है, जब एक्स 0 से पाई में हो। जब ये आर्ग्यूमेंट है, ये कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है, जब ये 0 से पाई में होता है तो फाइनल आंसर y इक्वल टू एक्स आता है। तो जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट करके ये लिखा, अब देखो ये जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट बेटा क्या है, 6.28 माइनस 4 2.28 है। क्या ये आर्ग्यूमेंट 0 से पाई में है क्या, तो बिल्कुल है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स के हिसाब से 2 पाई माइनस 4 इसका आंसर आएगा। ये लॉजिक है। ये लॉजिक समझाने के लिए बेटा मैं आपको ये वाली कहानी बता रहा हूँ। यही वाली कहानी मैंने आपको साइन इनवर्स साइन में भी बताई थी, यही मैं आपको कॉस इनवर्स कॉस में भी बता रहा हूँ, यही मैं आपको टैन इनवर्स टैन में भी बताऊंगा, सेम चीज़ बताऊंगा। देखो कॉस इनवर्स कॉस 4 हो गया। अगर मान लो मेरे पास होता कॉस इनवर्स कॉस 5, अगर बेटा मेरे पास होता कॉस इनवर्स कॉस 5, तो क्या लिखते हैं हम कॉस इनवर्स कॉस 5 को, इसका आंसर आ जाता है देखो कैसे, 2 पाई माइनस 5, सेम लॉजिक से। क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस 5 का आंसर 5 तो आ नहीं सकता, कॉस इनवर्स का तो आंसर हमेशा ही 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं 5 को 2 पाई माइनस 5 लिख दूं तो 2 पाई कितना होता है, 6.28, 6.28 में से 5 गया तो 1.28 आया। वैसे ही मान लो बेटा मेरे पास लिखा है कॉस इनवर्स कॉस 6, आंसर विल बी 2 पाई माइनस 6। कॉस इनवर्स कॉस 7, कॉस इनवर्स कॉस 7, अब इसको बेटा आप गलती से भी 2 पाई माइनस 7 नहीं बोल सकते, इसको आप गलती से भी 2 पाई माइनस 7 नहीं बोल सकते, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस विल बी 7 माइनस 2 पाई, 7 माइनस 2 पाई। देखो कोई बच्चा पता है, कोई बच्चा यही बोलेगा कि सर इसको 4 पाई माइनस 7 बोल दें क्या, 2 पाई माइनस 7 नहीं बोल सकते तो 4 पाई माइनस 7 बोल दें क्या, ये डाउट आ सकता है। ये गलत है। क्यों गलत है, देखो 4 पाई क्या होगा, 4 पाई होगा बेटा 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग में से अगर आप 7 हटाओगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। कॉस इनवर्स का आंसर हमेशा 0 से 3.14 के बीच में होना चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग आप आंसर नहीं दे सकते। इसलिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 को आप क्या लिखेंगे, 7 माइनस 2 पाई। सोचो ध्यान से, इवन मल्टीपल है, बिल्कुल इवन मल्टीपल है, देख लो सारों का आंसर इवन मल्टीपल में आ रहा है। ऑड मल्टीपल का तो सवाल ही नहीं उठता है कॉस इनवर्स कॉस में। अच्छा 2 पाई होता है 6.28, 7 में से 6.28 गया तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बिल्कुल सही है। सिमिलरली मान लो कॉस इनवर्स कॉस 8, तो सेम आंसर 8 माइनस 2 पाई। कॉस इनवर्स कॉस 9, 9 माइनस 2 पाई, देख लो आप 9 माइनस 2 पाई भी करोगे तो 9 माइनस 6.28 आप करोगे तो 3 से छोटा ही आएगा, यहाँ तक सब सही है। लेकिन बेटा आप अगर कॉस इनवर्स कॉस 10 लिखोगे, आप बेटा अगर कॉस इनवर्स कॉस 10 लिखोगे तो आप इसको 10 माइनस 2 पाई नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। आप इसको 10 माइनस 2 पाई नहीं बोल सकते, अब आपको बोलना पड़ेगा 4 पाई माइनस 10। अब आपको बेटा बोलना पड़ेगा 4 पाई माइनस 10, क्योंकि 4 पाई मतलब 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग में से आप 10 हटाएंगे तो 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आएगा। ये बेटा लॉजिक है, ये लॉजिक है, ठीक है। इस लॉजिक पर बेस्ड अब मैं आपको सवाल करवाता हूँ और इसका आपको मैं ग्राफ भी बनवाता हूँ, ठीक है ना। ये लॉजिक है बेटा, हमने देखो ये सब देख लिया है। कॉस इनवर्स कॉस 7 तक तो मैंने आपको निकलवा दिया सारा का सारा कि ये 7 माइनस 2 पाई है, उसके पहले 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 4, 2 पाई माइनस 6, ये सारी चीज़ें थी। फिर कॉस इनवर्स कॉस 8, कॉस इनवर्स कॉस 9, ये सब भी निकाल लिया। इमेजिन करो बेटा, आपको अगर मैं 2-3 चीज़ें और पूछ लेता हूँ, ठीक है, इसी फॉर्मेट में मैं आपको बेटा 2-3 चीज़ें और पूछ लेता हूँ, उसके बाद अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। मान लो मैं आपको बोलता हूँ कॉस इनवर्स कॉस 12, कॉस इनवर्स कॉस 12, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर बच्चों होना चाहिए, देखो 12 है तो मुझे 4 पाई लिखना पड़ेगा, 4 पाई जो भी होगा वो 12 से बड़ा होगा, 4 पाई माइनस 12 मेरा आंसर होगा। सोच के देखो, सारी बेटा चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत आसान सी चीज़ें, ठीक है, टिप्स पे होना चाहिए बेटा ये सब। इसी तरीके से मान लो बेटा अगर मैं आपको बोल दूँ कॉस इनवर्स कॉस 17, मान लो बेटा मैंने आपको बोल दिया कॉस इनवर्स कॉस 17, तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 17 बेटा अगर आपको बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 17 का मतलब है कि 17 क्या होता है, 6 पाई के पास होता है, 6 पाई क्या होता है 18 पॉइंट समथिंग, 6 पाई इज 18 पॉइंट समथिंग, तो दिस विल बी 6 पाई माइनस 17।
मान लो आपको बोल दिया जाए कॉस इनवर्स कॉस 314, तो आप जरा सोच के देखो 314 मतलब क्या होता है 100 पाई के आसपास, तो इसका आंसर विल बी 100 पाई माइनस 314। जो बात से बेटा आपको श्योरिटी होनी चाहिए, जिस बात में आपको बच्चों श्योरिटी होनी चाहिए, वो श्योरिटी होने वाली बात क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस का आंसर जो होता है वो हमेशा ही, कॉस इनवर्स कॉस का आंसर बच्चों हमेशा ही इवन मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में आप लिखते हैं। ठीक है ना। अपन बेटा अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि अपन इसका ग्राफ ढंग से प्लॉट कर पाएँ, उससे देखना आपको चीज़ें और बढ़िया से बेटा क्लियर होंगी। और एक बार जैसे ही हम आज के सारे अपने ग्राफ बेटा पूरे कर लेंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो पाए। ठीक है। सबसे पहले अपन बेटा इसका ग्राफ देखो बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस तरीके से देखो मैं ग्राफ आपके लिए बेटा बना रहा हूँ। ये मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और आपको दिख रहा है कि ओवरऑल ग्राफ किसके बीच में, ओवरऑल बेटा ग्राफ है 0 से पाई के बीच में, तो आप इसको मान लो y इक्वल टू पाई वाली लाइन। ठीक है ना। आपका फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर कॉस इनवर्स का क्या होता है 0 से पाई के बीच में होता है, तो आप मान लो कि ये आपके पास लाइन है। अब यहाँ पर बेटा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे तो आपको देखो ये चीज़ मिलेगी कि 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक आपका ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स होता है। ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहाँ से कहाँ होती है, 0 से लेकर पाई तक। याद करो, अभी अभी लिखवाया था बेटा, अभी मैंने मिटाया। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती है 0 से लेकर पाई तक। अब इसके बाद पाई से अगर मैं आगे जाऊँ, मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2 पाई पर क्या होगा, मान लो अगर मैं बेटा आपको बोलता हूँ कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स मेरा फंक्शन है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू 2 पाई पर क्या होगा, मुझे बताओ x इक्वल टू 2 पाई पर। तो आप जैसे ही बेटा x की वैल्यू 2 पाई रखेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई। अच्छा, कॉस ऑफ 2 पाई क्या होता है, जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस ऑफ 2 पाई की भी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया कॉस इनवर्स 1। और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब कि जब आप x की वैल्यू 2 पाई रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है। देखो x की वैल्यू अगर आप 2 पाई रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये ग्राफ जो यहाँ तक गया, अब ये ग्राफ कैसा उतरेगा, नीचे उतरेगा। अच्छा, ये वाली अगर मान लो आपसे मैं पूछ लूँ कि ये वाली बताओ कौन सी लाइन होगी, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप जरा बेटा सोच के देखिए। सिमेट्री से ये तो बात समझ में आती है कि अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप -1 होगा, तो दिस लाइन विल बी -x। अच्छा, मान लो अगर मैं यहाँ पर 2 पाई लिख के देखूँ, पूरा इक्वेशन नहीं डिराइव करते, मान लो अगर मैं ये लिख के देखूँ x को 2 पाई रखने पर क्या y 0 मिल रहा है, क्या तो मिल रहा है। अच्छा, पाई पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई आ रही है। अगर x को मैं पाई रखूँ तो क्या y की वैल्यू पाई आ रही है, क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाली तो बेटा ब्रांच होगा इस साइड। अब आप बेटा देखो फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अगर बेटा ये मेरे पास फंक्शन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब देखो फंक्शंस का क्यों यूज होता है और क्यों हमें फंक्शंस पढ़ना ज़रूरी होता है। आप ये बात बच्चों देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, और कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या आ गया, पीरियड बेटा इसका आ गया 2 पाई का, इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई का, मतलब आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई ये रिपीट होगा। ठीक है ना, हर 2 पाई के इंटरवल के बाद आपका ग्राफ रिपीट होगा। अच्छा, इसके बाद आप जरा सोचो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, मतलब ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो ये तो क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गई। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गई। तो अगर बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गई, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन। पीरियोडिक तो है ही, पीरियोडिक के अलावा ये एक इवन फंक्शन भी है। इवन फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन का बच्चों मतलब होता है कि इसका ग्राफ
विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसका ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये आपके पास बेटा इस तरीके से देखो इसका ग्राफ होगा। यहाँ पर आपके पास देखो ग्राफ होगा, ये पाई है, दिस विल बी माइनस पाई, दिस विल बी माइनस 2 पाई। इस तरीके का बेटा आपके पास ये ग्राफ आएगा y एक्सिस के इस साइड, ये y एक्सिस के राइट साइड में है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। और अगर आपको मैं इन ब्रांचेस का इक्वेशन पूछूं तो आपको पता है कि आपको सिर्फ क्या करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, क्योंकि इसी का तो मिरर इमेज बना हुआ है। तो अगर आपको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, मतलब दिस विल बी y इक्वल टू माइनस एक्स वाली ब्रांच एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस x वाली ब्रांच, ये आपके पास आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए ये वाली लाइन का स्लोप +1 है, इसका भी स्लोप +1 है, मतलब ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल है। ये वाली लाइन का स्लोप -1 है, इसका भी स्लोप -1 है, मतलब ये वाली दोनों लाइंस भी क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो ये बेटा इसका ग्राफ होता है। ये ग्राफ देख के आप देख सकते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। इसके अलावा ये एक इवन फंक्शन भी है। एंड लास्टली बेटा आप ये भी देख सकते हैं दैट दिस इज ऑल्सो अ बाउंडेड कर्व, ये एक बेटा बाउंडेड कर्व भी है। ठीक है, ये वाली ब्रांच आ गई y इक्वल टू एक्स, ये वाली ब्रांच आ गई 2 पाई माइनस एक्स, ये वाली ब्रांच आ गई -x, और ये वाली ब्रांच आ गई 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये बेटा आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ होता है। मुझे बेसिक जो इसकी बेटा डिफाइनिंग पता होनी चाहिए। बेसिक डिफाइनिंग देखो, अगर आपने इतना भी बना लिया, अगर ये आपने इतना भी बेटा अपना ग्राफ बना लिया तो आपका काम चल जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस में जो मुझे याद रखना है, कॉस इनवर्स कॉस में मुझे याद रखने की चीज़ क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें हमेशा आंसर इवन मल्टीपल के फॉर्म में आता है, ऑड मल्टीपल के फॉर्म में नहीं आता, और इसका आंसर हमेशा 0 से पाई में होता है। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 0 से पाई में इसका आंसर बच्चों आपके पास आना चाहिए। ठीक है, अब अगर बेटा आपने कॉस इनवर्स कॉस की डिफाइनिंग देख ली, अगर बेटा आपने कॉस इनवर्स कॉस की देखो डिफाइनिंग समझ ली, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सेक इनवर्स सेक की डिफाइनिंग बिल्कुल सेम है। मतलब अगर मेरे पास हो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स, तो इसकी डिफाइनिंग बेटा बिल्कुल सेम है। मुझे सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पिछले वाले में जब कॉस होता था, जब कॉस इनवर्स कॉस होता था, तब इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स था। लेकिन अगर सेक इनवर्स सेक आया है तो डोमेन में से मुझे वो सारे पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जिन पॉइंट्स पे सेक अनडिफाइंड होता है। और सेक अनडिफाइंड कब होता है, जब कॉस 0 होता है। और कॉस 0 कब होता है बेटा, कॉस 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में। मतलब कि मुझे π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे वो सब हच में से हटाने पड़ेंगे। और ओवरऑल सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये तो आ गई बात डोमेन की, ये जो मैंने लिख दिया ये तो डोमेन लिख दिया, बाकी तो सेम चीज़ है, रिजल्ट्स भी लगभग वैसे ही होते हैं। लेकिन अगर हम बेटा रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें तो देखिए सेक इनवर्स का बच्चों रेंज होता है 0 क्लोज्ड से π/2 ओपन यूनियन π/2 ओपन से पाई क्लोज्ड, ये इसका बेटा आपके पास रेंज आता है ना। 0 क्लोज से π/2 ओपन यूनियन π/2 ओपन से पाई क्लोज्ड। पीरियड 2 पाई रहेगा, इवन रहेगा ये भी फंक्शन, और ये वाला भी बेटा फंक्शन आपका बाउंडेड रहेगा। बस जो समझने की बात है वो क्या है कि मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, डोमेन में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी π/2 होगा वहाँ पर हॉलो आ जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर भी -π/2 होगा वहाँ पर हॉलो आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जहाँ पर भी बेटा 3π/2 होगा हॉलो आ जाएगा, यहाँ पर -3π/2 होगा कर्व मेरा हॉलो आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बेटा इस बात का मुझे ध्यान रखना है, बाकी तो सारी की सारी बेटा चीज़ें सेम है। ठीक है बेटा, तो कॉस इनवर्स कॉस और सेक इनवर्स सेक के बाद अब हमें करना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। अब इसमें भी मैं आपको सेम अप्रोच बोलूँगा। tan इनवर्स tan x अगर लिखा हुआ है, अगर मैं इसे थीटा मानता तो दिस इज बेसिकली y इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, और मुझे दिख रहा है कि मैंने थीटा माना है tan x को, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स थीटा। इसका मतलब y इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स थीटा लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स थीटा अगर x है
तो ये भी सॉल्व होके y इक्वल टू एक्स आएगा, लेकिन कौन सी वैल्यूज़ के लिए? जैसा सवाल पिछले साइन इनवर्स साइन और कॉस इनवर्स कॉस में उठा, सेम सवाल है tan इनवर्स tan में कि आखिर कौन सी वैल्यूज़ के लिए है। तो आपको बेटा देखिए इसमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो डोमेन है x, इसका डोमेन क्या होगा? आप बोल सकते हैं कि आप x को कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि tan होता है साइन बाय कॉस, तो जब जब cos 0 होगा तब तब tan अनडिफाइंड होगा। तो ये तो इसका आ गया डोमेन, लेकिन इसका रेंज क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। tan इनवर्स का बच्चों रेंज होता है फ्रॉम -π/2 ओपन से π/2 ओपन। tan इनवर्स का रेंज होता है फ्रॉम -π/2 ओपन से π/2 ओपन। याद करिए एक इंक्रीजिंग बेटा ऐसा ग्राफ था, इस तरीके से एक इसका इंक्रीजिंग ग्राफ आता था। तो अगर इसका ग्राफ है बेटा -π/2 ओपन से π/2 ओपन, तो आप ज़रा सोच के देखिए, इफ y मूव्स फ्रॉम -π/2 से -π/2 ओपन से π/2 ओपन, तो x भी क्या होगा? इसी तो इसमें होगा। अगर y इस रेंज में है तो x भी तो इसी रेंज में होना चाहिए, तभी तो y इक्वल टू एक्स सॉल्व होगा, अदरवाइज तो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए मैं सेम लॉजिक से बेटा इसकी डिफाइनिंग देखूं, अगर इसकी डिफाइनिंग देखूं तो देखो पहले क्वाड्रेंट में हम tan x को क्या लिखते हैं? tan x ही लिखते हैं पहले क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तब हम π-x बोलते हैं, तब हम बोलते हैं π-x। तो क्या मैं π-x ना लिख के x - π लिख दूं? क्योंकि tan ऑफ π-x माइनस tan x होता है, लेकिन अगर मैं tan ऑफ x - π लिख दूंगा तो एक माइनस मैंने और जनरेट कर लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखेंगे tan ऑफ माइनस ऑफ π-x। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और tan ऑफ π-x माइनस tan x होता है। तो दो माइनस आ जाएंगे, तो फाइनली बेटा ये सॉल्व होके tan x ही आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए tan x ही आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिंपल tan ऑफ x प्लस पाई आ जाएगा। लेकिन अगर बेटा मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बेटा बात करूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? tan ऑफ 2π माइनस x क्या होता है? माइनस tan x। तो क्या इसको मैं tan ऑफ x माइनस 2π लिख दूं क्या? जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे ही, सेम लॉजिक से। जैसी बेटा मैं ये चीज़ करूँगा ना सेम लॉजिक से, तो मुझे क्या बात समझ में आ जाएगी? मुझे बेटा इसमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जैसे ही हमने ये वाली चीज़ करी, इसका मतलब ऐसा है कि ये आपके चारों क्वाड्रेंट में, आपने tan को डिफाइन कर लिया। आपने चारों ही बच्चों क्वाड्रेंट में अपने tan को डिफाइन कर लिया। अब आप जब पांचवें क्वाड्रेंट में जाओगे दोबारा यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? tan ऑफ, यहाँ पर आप वापस गए तो आप इसको tan ऑफ x प्लस 2π लिख सकते हो। फिर आप उसके बाद देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? tan ऑफ x माइनस 3π लिख सकते हो। एक ही बात है, उसी तरीके से वैल्यूज़ आपके पास आते जाएंगी, ठीक है ना? उसी तरीके से बच्चों आपके पास वैल्यूज़ आते जाएंगी। पॉइंट अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो पॉइंट क्या है? देखो, इन ब्रांचेस को देख के आपको जो दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में आने वाली चीज़ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जब मैंने वापस वही लिख रहा हूँ, जब मैंने साइन इनवर्स साइन देखा, तब मैंने आपको बोला ऑड भी आता है, इवन भी आता है। ऑड पहले आता है, इवन बाद में आता है पाई के मल्टीपल्स में। फिर जब मैंने कॉस इनवर्स कॉस देखा, तो कॉस इनवर्स कॉस देख के मैंने बोला कि केवल इवन आएगा, और इवन पहले और बाद में दोनों में ही आ सकता है। लेकिन फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था, अब अगर मैं tan इनवर्स की बात करूं, tan इनवर्स tan की बात, तो tan इनवर्स tan की ब्रांचेस देख के मुझे क्या समझ में आता है कि देखिए इसमें आएंगे तो ऑड और इवन दोनों ही, देखो ऑड मल्टीपल भी आ रहा है, इवन मल्टीपल भी आ रहा है, इवन मल्टीपल भी आ रहा है। देख लो, ऑड मल्टीपल भी है, इवन मल्टीपल भी है, लेकिन ऑड और इवन सारे के सारे मल्टीपल बाद में ही होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। जब सवाल करेंगे तो देखो बहुत सारी चीज़ें आएंगी समझ में, लेकिन ऑड और इवन दोनों ही मल्टीपल होंगे, और किस में होंगे? बाद में होंगे। और फाइनल आंसर कहाँ होना चाहिए? -π/2
से लेकर π/2 तक। फाइनल आंसर होना चाहिए बच्चों -π/2 से लेकर π/2 तक। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ समझो। मान लो मैं तुम्हें बोलूँ tan इनवर्स tan 1 बताओ, tan इनवर्स tan 1, तो आप क्या बोलोगे सर इसका आंसर 1 है। आप बोलोगे इसका आंसर 1 है। क्यों मैंने 1 बोला देख लो, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है क्या? 1.57 से छोटा है तो सही है। लेकिन अगर मैं आपको tan इनवर्स tan 2 बोलूं, अगर मैं आपको tan इनवर्स tan 2 बोलूं तो आप इसका आंसर 2 नहीं दे सकते बेटा, आप इसका आंसर 2 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का आंसर तो 1.57 से छोटा होना चाहिए, tan इनवर्स का आंसर तो π/2 से छोटा होना चाहिए, ये तो बड़ा लिखा है। तो इस केस में आपको क्या बोलूँगा कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो पाई के ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल सब चलेंगे, लेकिन पहले तो हमेशा नंबर ही आएगा। ऑड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो वो हमेशा बाद में ही आएगा। तो क्या इसको मैं 2 - पाई बोल सकता हूँ क्या? सोच के देखो, अगर 2 - पाई बोलूँगा तो 2 - 3.14 -1.14 इस रेंज में है, इस सेट के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए सही है। इसको आप कैसे देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स tan ऑफ, क्या इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 - पाई। जैसे बेटा इसको मैं ऐसा लिखूंगा 2 - पाई, तो देखो tan ऑफ 2 - पाई विल बी माइनस ऑफ पाई -2। ये पूरा का पूरा सॉल्व होके tan 2 ही आएगा अंदर, ये पूरा का पूरा सॉल्व होके tan 2 ही आएगा। देख लो ये x - पाई वाली ब्रांच को मैंने पकड़ा है, इसको मैंने पकड़ के लिखा है, ये सॉल्व होके वही आएगा। क्योंकि आप इसको कैसे लिखोगे देखो, जिस भी बच्चे को डाउट हो रहा हो ध्यान से समझो। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये tan ऑफ 2 है, क्या मैं इसको tan ऑफ पाई -2 बोल सकता हूँ? लेकिन पाई -2 गलत है। पाई -2 गलत क्यों है? क्योंकि tan ऑफ पाई -2 माइनस tan 2 होता है। tan ऑफ 180 - थीटा माइनस tan थीटा होता है। tan ऑफ पाई -2 इज माइनस tan 2। तो मैं आपको बोलता हूँ एक माइनस और फिट कर दो यहाँ पे। अब क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ ये माइनस tan 2 आएगा और एक और माइनस है तो प्लस tan 2 हो जाएगा। फिर मैं आपको बोलता हूँ इसको आप ऐसे लिख लो, tan इनवर्स इस माइनस को भी अंदर ले जाओ, तो tan ऑफ 2 - पाई, क्योंकि मुझे पता है tan ऑफ थीटा, सॉरी tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। मैं इस बात को जानता हूँ कि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, इसलिए मैं माइनस को अंदर लेकर जा सकता हूँ। तो इतनी मेहनत बेटा तुम हर बार तो करोगे नहीं पेपर में। पेपर में ये प्रैक्टिकली बेटा तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो, इट इज़ नॉट फिजिबल। तो तरीका क्या है कि जो नंबर है वो नंबर सबसे पहले आएगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई चाहे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा बाद में। तो अगर मैं यहाँ पर 2 - पाई लिखूँ तो जो मेरा आंसर आ रहा है -1.14 वो इसमें लाई कर रहा है, मतलब सही है। मान लो मैं लिख दूं tan इनवर्स tan 3, तो tan इनवर्स tan 3 विल बी, इसका आंसर विल बी 3 - पाई। पहले तो नंबर ही आएगा, पहले नंबर ही आएगा और उसके बाद क्या आएगा, पाई का कोई भी मल्टीपल, चाहे ऑड चाहे इवन, पाई का कोई भी मल्टीपल। तो आप देख लो 3 - पाई जो होता है 3 - 3.14 मतलब -0.14, बिल्कुल सही है, इसमें लाई कर रहे हैं। इसके बाद tan इनवर्स tan 4, tan इनवर्स tan 4 विल बी 4 - पाई, दिस विल बी 4 - पाई। देखो 4 - पाई 4 - 3.14 ये होगा 0.86 के आसपास, ये भी इसी इंटरवल में। tan इनवर्स tan 5, tan इनवर्स tan 5 विल बी 5 माइनस, अब सोचो ध्यान से, क्या इसको मैं 5 - पाई लिख सकता हूँ क्या मैं इसको 5 - पाई लिख सकता हूँ क्या? जैसे ही 5 - पाई लिखूंगा 5 - 3.14 लिखूंगा 1.86 आएगा। 1.86 तो इसमें से बाहर चला गया, इसका मतलब मुझे इसको लिखना पड़ेगा 5 - 2 पाई। हमेशा नंबर पहले ही आएगा, पाई का चाहे ऑड मल्टीपल आए चाहे इवन मल्टीपल आए वो बाद में ही आएगा। अब देखो आप बेटा जैसे 5 - 2 पाई लिखोगे तो 2 पाई होता है 6.28, 5 - 6.28 मतलब -1.28 इसमें लाई कर रहा है। tan इनवर्स tan 6, दिस विल बी 6 - 2 पाई, क्योंकि 2 पाई होता है 6.28, 6 - 6.28 बिल्कुल सही है। उसी लॉजिक से tan इनवर्स tan 7,
क्या होना चाहिए बोलो, 7 माइनस क्या लगाएं, 2 पाई लगाएं कि 3 पाई लगाएं, सोचो। तो अगर आप 2 पाई लगाओगे तो 7 माइनस 6.28 बिल्कुल सही है। फिर tan इनवर्स tan 8, tan इनवर्स tan 9, ये सारी की सारी बेटा आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी आप बच्चों चीज़ें कर सकते हैं, बहुत आसान आसान सी चीज़ें, बहुत इजी है बेटा। देखो मान लो मैं आपको बोल दूं tan इनवर्स tan ऑफ 12, मान लो मैंने आपको ये बोला tan इनवर्स tan 12, तो tan इनवर्स tan 12 में पहले तो 12 ही आएगा। अब 12 के पास पाई का कौन सा मल्टीपल आता है, तो 4 पाई आता है। 4 पाई 12 के पास है, तो माइनस क्या आ जाएगा, 4 पाई। देख लो 12 माइनस 4 पाई करोगे, जो भी आंसर आएगा वो इसी इंटरवल में होगा। मान लो अगर मुझे दे दिया गया tan इनवर्स tan 17, इसमें गलतियां हो सकती हैं, tan इनवर्स tan 17, तो ये बात तो श्योर है कि 17 माइनस कुछ होगा, लेकिन वो कुछ क्या होगा। देखो बच्चों को कई बार लगता है कि 17 माइनस 6 पाई होगा कि 17 माइनस 5 पाई होगा, इसमें कंफ्यूजन आता है। तो आप सोच के देखो बेटा, 6 पाई मतलब 6 इंटू 3.14, 5 पाई मतलब 5 इंटू 3.14। अंदाजे से देख लो, ये जो पूरी चीज़ है ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 18.14 इंटू 6 आप करोगे तो 84 आएगा, 18.84। और इसको आप अगर देखोगे तो दिस इज 15.70। अब सोच के देखो 17 में से अगर 18.84 मैंने माइनस किया तो आया माइनस 1.84, जो इस इंटरवल के बाहर चला गया। लेकिन अगर मैंने 17 में से 15.70 माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा बच्चों 1.30, जो इस इंटरवल के अंदर है। मतलब कि दिस विल बी 17 माइनस 5 पाई, ठीक है ना। दिस विल बी बेटा 17 माइनस 5 पाई। तो ये बेटा कुछ बेसिक सी बातें थी जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बेटा ग्राफ बताता हूँ कि tan इनवर्स tan का ग्राफ कैसा होता है। उसके लिए बेटा अपन अपना पहले बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ब्रांचेस तो मैंने आपको समझा ही दी हैं कि किस तरीके से हमको लेना है। आसान आसान सी बेटा चीज़ें, ठीक है ना। आप लॉजिकली सोच के चलो, रटना नहीं है, किसी भी ब्रांच को आपको रटना नहीं है कि ये होता है या वो होता है, ये सब आपको नहीं करना। आप आराम से बनाइए, आप लेक्चर्स को बेटा ढंग से फॉलो करते रहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा। ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर स्किप ना हो। सारे लेक्चर के अपडेट्स भी उसमें मिलेंगे। साथ ही साथ जो स्पेशल अपने क्विजेज होने हैं, जो प्रैक्टिस शीट्स में आपके लिए अपलोड करूंगा, वो सब उसमें रहेगा, विद सॉल्यूशन अपन देंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो। तो देखो tan इनवर्स tan का बेटा अगर आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि यार इसका ग्राफ जो बनेगा वो कौन से इंटरवल में बनेगा, -π/2 से π/2 के बीच में बनेगा। ये बात तो श्योर है, क्योंकि tan इनवर्स की जो आंसर आता है, tan इनवर्स का जो आंसर आता है बेटा, इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरवल -π/2 से π/2। तो इस इंटरवल में तो मेरा आंसर होना चाहिए, ये बात तो श्योर है। और जो ग्राफ था वो y = x कब आ रहा था, वो ग्राफ y = x आ रहा था जब मेरे पास -π/2 से π/2 वाला इंटरवल था। मतलब कि ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये y = x वाली जो लाइन है, ये y = x वाली लाइन कब आएगी, बिटवीन -π/2 से π/2। -π/2 से लेकर π/2 के इंटरवल में दिस लाइन विल बी y = x। अब आप बेटा ध्यान से सोचिए, ये जो आप आंसर्स देख रहे हैं, ये जो बेटा आप आंसर्स देख रहे हैं, देखिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा नंबर पहले आता है, अगर हमेशा नंबर बेटा पहले आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ऑल दीज लाइंस विल बी पैरेलल। ये सारी की सारी लाइंस कैसी होंगी, देखो पैरेलल लाइंस होंगी बेटा। ये सारी की सारी जो लाइंस होंगी, ये सब की सब लाइंस विल बी पैरेलल। ये सारी लाइंस पैरेलल होंगी। किस तरीके से, देखो ये y = x है, ये π/2 वाला पॉइंट है, ये आ जाएगा आपके पास पाई, ठीक है। ये आपके पास बेटा आ जाएगा 3π/2। तो ये π/2 से 3π/2 तक की जो डिफाइनिंग मेरी चल रही है, ये वाली डिफाइनिंग कौन सी है, y = सोचो कि क्या मैं इसको x - π बोल सकता हूँ क्या, x - π। देखो आप जब x की वैल्यू पाई रखोगे तो y 0 मिल रहा है।
तो बेटा कुछ टेक्निकल एरर की वजह से यार अपना जो 20-25 मिनट का आगे का लेक्चर था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए जो बोर्ड है वो पूरा आपको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि यार रिकॉर्डिंग हुई होगी, लेकिन जब मैं एडिट कर रहा था तब मैं देखा कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अपना जो 20-25 मिनट का इसके बाद का मेरा लेक्चर था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो अपन देखिए दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बेटा बात कर रहे थे tan इनवर्स tan x के ग्राफ की, और ग्राफ में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो ग्राफ होता है वो -π/2 से π/2 में डिफाइंड होता है। tan इनवर्स का ग्राफ -π/2 से π/2 में डिफाइंड होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इस तरीके की ब्रांच होती है हमारे पास। ठीक है, ये इस तरीके की बेटा हमारे पास ब्रांच आती है, ये π/2 आता है, ये -π/2 आता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे थे कि tan वाले में हमेशा x पहले आता है और बाद में पाई का आपका वो मल्टीपल आता है, चाहे वो ऑड में हो चाहे वो इवन में हो, पाई का मल्टीपल हमेशा बाद में आता है, पहले x आता है। इसलिए ये सारी की सारी बच्चों देखो जो लाइन्स है, ऑल दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है ना, ये सब लाइन्स पैरेलल हैं। ये π/2 है, दिस इज पाई, ये -π/2 है, दिस इज -π। तो बेटा ये वाली जो लाइन है देखो, ये वाली लाइन है y = x, ये वाली लाइन है y = x -π। देखो ध्यान से, जब आप x की जगह पाई रखोगे तो x की जगह आप बेटा जैसी पाई रखोगे तो y 0 मिलेगा यहाँ पर। सिमिलरली ये वाली लाइन है बेटा y = x + π। देखो आप x की जगह जैसी -π रखोगे तो y 0 मिलेगा। और आप बेटा इसमें ये भी समझ सकते हैं कि क्योंकि ये tan x है, जहां पर आपने डोमेन क्या बोला था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, आपको बेटा ये सब हटाना था। ठीक है, तो उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि ये π/2 पे हॉलो आएगा, ये -π/2 पर भी हॉलो आएगा। उसी तरीके से आप आगे आएंगे 3π/2 पर, इधर आप पीछे जाएंगे, ये सब पे हॉलो पॉइंट्स होंगे बेटा। ठीक है, तो ये बेटा ग्राफ होता है tan इनवर्स tan x का, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, और इसकी डिफाइनिंग बेटा मेरे को याद होनी चाहिए, इसकी डिफाइनिंग मुझे याद होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बेटा एक आखिरी जो ग्राफ हमारे पास बचा है, लास्ट ग्राफ बेटा जो हमारे पास बचा है, वो ग्राफ कौन सा है, वो ग्राफ है cot इनवर्स cot x का। ठीक है, तो अब आप में से कई सारे बच्चों को यार ये लग रहा होगा कि सर आपने cot इनवर्स cot x का ग्राफ इसमें ही क्यों नहीं बता दिया। भाई आपने हमको sec इनवर्स sec x डायरेक्टली बता दिया था, आपने हमको cosec इनवर्स cosec x डायरेक्टली बता दिया था, तो फिर आपने सर हमको cot इनवर्स cot x डायरेक्टली क्यों नहीं बताया। तो बेटा देखो इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि दोनों का रेंज अलग है। ठीक है ना, दोनों का रेंज अलग है। जैसे कि आपको बेटा ये बात पता है कि tan इनवर्स वाला जो आपके पास ग्राफ होता है, tan इनवर्स वाला बेटा जो आपके पास देखो ये जो ग्राफ होता था, इसकी डिफाइनिंग कहाँ पर थी, -π/2 से लेकर π/2 तक। tan इनवर्स वाले की आपके पास बेटा डिफाइनिंग थी -π/2 से लेकर π/2 तक। लेकिन आप बेटा ध्यान से अगर सोचेंगे ना तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यार cot इनवर्स की तो डिफाइनिंग मेरे पास कहाँ से कहाँ थी, 0 से π थी। cot इनवर्स की तो डिफाइनिंग 0 से π थी। इसका मतलब मैं सेम ग्राफ में नहीं बना सकता। जैसे साइन इनवर्स साइन और कोसेक इनवर्स कोसेक दोनों सेम तरीके से डिफाइंड था। साइन इनवर्स साइन भी -π/2 से π/2 में था, कोसेक इनवर्स कोसेक भी -π/2 से π/2 में था एक्सेप्ट 0। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस भी 0 से π में था, और सेक इनवर्स सेक भी 0 से π में था एक्सेप्ट π/2। लेकिन इनका बेटा रेंज पूरा अलग है। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी डिफाइनिंग अलग होगी। ग्राफ का पैटर्न वही है, आप बेटा देख सकते हैं ग्राफ का पैटर्न वही रहेगा। ये y = π वाली लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बेटा आपके पास। इस तरीके से आपके पास चीज़ें दी हुई हैं। ये जो देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये दिस इज y = x। ठीक है, उसके बाद पैटर्न बिल्कुल सेम है बेटा, ग्राफ का पैटर्न देखो बिल्कुल सेम है। ग्राफ का बेटा देखो पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम पैटर्न है। पिछले वाले ग्राफ में मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पिछले वाले ग्राफ की भी, इधर भी बता देते हैं। देखिए ये ग्राफ का पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये उसी तरीके से पैरेलल बेटा ये लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है ना, ये वही पैरेलल लाइंस जैसे बनी हुई हैं हमारे पास। ये y = x है, ये वाली लाइन है बेटा x -π वाली लाइन, ये वाली लाइन है आपके पास x + π वाली लाइन। ठीक है, सेम डिफाइनिंग है।
बस हमको जो ध्यान देना है, हमको बेटा देखो ध्यान किस बात पे देना है कि पिछला वाला जो ग्राफ था tan इनवर्स tan वाला, वो एक पीरियोडिक ग्राफ था जिसका पीरियड पाई था, पीरियोडिक ग्राफ था जिसका पीरियड पाई था। अच्छा, वो वाला जो ग्राफ था वो ओरिजिन के अबाउट देखिए सिमेट्रिक था, वो वाला ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था। इस तरीके का वो ग्राफ आपके पास आ रहा था, ऐसा आपके पास वो ग्राफ आ रहा था, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था, इसलिए वो वाला बेटा ग्राफ आपका ऑड था और बाउंडेड था। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी tan इनवर्स tan वाले में। अब अगर मैं cot इनवर्स cot की बात करूं तो बच्चों ये वाला जो आपके पास ग्राफ है आप देख सकते हैं, पीरियोडिक तो ये भी है, इसका पीरियड पाई है, बाउंडेड ये भी है, बट दिस ग्राफ इज नाइदर ऑड नॉर इवन, क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो इवन भी नहीं है, और ओरिजिन तो यहाँ है, ये पूरा ग्राफ ओरिजिन के ऊपर है, इस वजह से बेटा ये वाला ग्राफ ऑड भी नहीं है। ठीक है ना, दिस ग्राफ इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, तो tan इनवर्स tan की बेटा मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी, cot इनवर्स cot की भी बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी है। ठीक है, ब्रांचेस जो हैं वो दोनों की सेम है, जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ बेटा ब्रांचेस सेम है पूरी की पूरी। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो देखिए ये वाला ग्राफ आपका 0 से पाई में डिफाइंड है, तो 0 से लेकर पाई तक ये y इक्वल टू एक्स होगा, पाई से लेकर 2 पाई तक y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई होगा, 0 से लेकर माइनस पाई तक ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई वाली आपके पास बेटा ब्रांच आ जाएगी। और इसमें भी आप देखिए कॉट लिखा अंदर, तो इसका डोमेन क्या होगा, अगर आपसे मान लीजिए इसका डोमेन पूछा जाए तो इसका आप डोमेन क्या बोलेंगे, कॉस बाय साइन, मतलब कि ऑल रियल नंबर्स में से आपको n पाई वाले सारे मतलब आपको हटाने पड़ेंगे, है ना, आपको बेटा सब कुछ ये डिलीट करना पड़ेगा n पाई वाली चीज़ें। क्यों? क्योंकि n पाई पर साइन 0 हो जाएगा तो कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर मुझे r माइनस एन पाई बेटा करना है, अगर मुझे r माइनस एन पाई करना है तो देखो यहाँ सब पे हॉलो होगा, ये हॉलो होगा, ये 0 पे हॉलो होगा, पाई पे हॉलो होगा, 2 पाई पे हॉलो होगा, ये सब पे हॉलो पॉइंट्स आएंगे। देखो इन सब पे बच्चों आपके पास हॉलो पॉइंट्स आएंगे ग्राफ में। ठीक है, तो ये होता है इनका ग्राफ। अब जैसे देखो अगर मान लो आपको कोई पूछे cot इनवर्स cot 1 कितना, cot इनवर्स cot 1, तो आप क्या बोलेंगे, cot इनवर्स cot 1 होगा 1, क्योंकि y इक्वल टू एक्स कब होता है, जब 0 से पाई के बीच में इंटरवल में आप होते हो, जब आप 0 से पाई में होते हो, जब आप 0 से पाई में होते हो तो y इक्वल टू एक्स होता है। मान लो अगर मुझे बोल दिया cot इनवर्स cot 2, तो आंसर विल बी 2। मान लो मुझे बोल दिया cot इनवर्स cot 3, आंसर विल बी 3, क्योंकि 0 से पाई तक तो हमेशा y इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन अगर बेटा मेरे पास आ गया cot इनवर्स cot 4, तो लॉजिक क्या बोलता है कि पहले तो हमेशा नंबर आएगा और नंबर के बाद आएगा पाई का मल्टीपल, चाहे ऑड चाहे इवन। तो आपको देखो 4 माइनस पाई लिखना पड़ेगा, 4 माइनस पाई आप जैसे लिखोगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। मान लो अगर मैं बोल दूं cot इनवर्स cot 5, आंसर विल बी 5 माइनस पाई, cot इनवर्स cot 6, आंसर विल बी 6 माइनस पाई। ठीक है, इस तरीके से बेटा इसकी डिफाइनिंग हो जाएगी, बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, बहुत ही ईजी सी बेटा ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2-3 अपने पास छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं ना, जितने भी बेटा हमने ये फंक्शन पढ़े हैं, उस सब की आपको बेटा डिफाइनिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। 2-3 अपन छोटे छोटे से सवाल करते हैं, उसके बाद बेटा अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² प्लस 8x इज लेस देन ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स साइन 4 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 4। ये बेटा हमारे पास सवाल है। ठीक है, आपको बेटा x के लिए सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार बेटा प्रयास कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। इससे बेटा आपको देखो इसकी डिफाइनिंग क्लियर हो जाएगी। और कोशिश हमें क्या करनी है, हमें बेटा इसमें कोशिश ये करनी है कि हमें इसका ग्राफ खोल के ना देखना पड़े। हमें इसमें ये कोशिश करनी है कि हमें इसका ग्राफ खोल के ना देखना पड़े, हम अपने दिमाग से सोचें कि इसका क्या आंसर होता है। तो देखो अगर आपको ये बोला जा रहा है साइन इनवर्स साइन 4, याद करो साइन इनवर्स साइन के ग्राफ में
साइन इनवर्स साइन के ग्राफ में अगर पाई का ऑड मल्टीपल होता था तो वो पहले आता था, अगर पाई का इवन मल्टीपल होता था तो वो बाद में आता था, और इसका आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होता था। तो कोई भी नॉर्मल बच्चा पता है किन 4 चीज़ों में कंफ्यूज होगा? आपको लगेगा कि यार इसका आंसर 4 - π है, π - 4 है, 4 - 2π है, या 2π - 4 है। जनरली कोई भी बच्चा इन 4 चीज़ों में कंफ्यूज होता है कि इनमें से क्या होगा। तो आप सबसे पहले अपने याद करो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो पहले होता है, तो ये तो गलत है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाद में होता है, ये भी गलत है। और फाइनल आंसर 1.57 और -1.57 के बीच में होता है। तो पाई -4 क्या होता है? पाई है 3.14 - 4, ये आ जाएगा -0.86 के आसपास। और 4 - 2π, 4 - 2π क्या होगा? 2π होगा बेटा 6.28, 4 - 6.28 मतलब -2.28। तो ये क्या हो गया? ये आपका बेटा गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। मतलब कि अगर आप डिफाइनिंग मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बेटा ये बोलूँगा कि साइन इनवर्स साइन 4 विल बी π - 4, साइन इनवर्स साइन 4 विल बी π - 4। अब कॉस इनवर्स कॉस 4, कॉस इनवर्स कॉस 4 बेटा आप याद करो, कॉस इनवर्स कॉस 4 क्या होता है? कॉस वाले में हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, और वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, और इसका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो किसी भी नॉर्मल बच्चे को डाउट आएगा कि यार 4 - 2π लिखूं कि 2π - 4 लिखूं, ये आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि 4 - 2π लिखूं कि 2π - 4 लिखूं, क्योंकि आना तो इवन मल्टीपल में ही है, और कॉस इनवर्स कॉस 4 का आंसर 4 तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो यार ये तो गलत है। अब 4 - 2π क्या होता है? ये होता है -2.28 के आसपास, और 2π - 4 कितना होता है? 2.28 के आसपास। तो ये सही है और ऊपर वाला गलत है, क्योंकि मेरा आंसर कॉस इनवर्स का बेटा क्या होना चाहिए? कॉस इनवर्स का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि दिस विल बी 2π - 4। तो देखिए आपके पास सवाल क्या हुआ? 3x² + 8x इज लेस देन ट्वाइस ऑफ π - 4 - 2π - 4। ध्यान से देखो बच्चों, 2π - 2π कटेगा, तो मेरे पास आ गया 3x² + 8x इज लेस देन 2 × -4 -8 और +4 -4। तो इसको आप बेटा अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा 3x² + 8x + 4 इज लेस देन 0। अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं, 3 × 4 = 12, तो ये 6 और 2 में बटेगा, तो 3x² + 2x + 6x + 4 इज लेस देन 0। अगर इस दोनों में से मैं x कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा 3x + 2, और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा 3x + 2। अगर आप बेटा नंबर लाइन बनाएंगे, -2 -2/3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -2 से -2/3, ये आपके पास बेटा आएगी इसकी डिफाइनिंग। आपको सॉल्व फॉर x करना था, तो आपके पास x की कौन सी वैल्यूज आएंगी? बिटवीन -2 एंड -2/3, ठीक है ना। ये बेटा मेरे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब कुछ छोटे छोटे से बेटा अपन सवाल और कर लेते हैं, आज का अपना लेक्चर एंड करने के पहले कुछ बहुत छोटे छोटे से बेटा अपन सवाल और कर लेते हैं, ताकि हमारी डिफाइनिंग क्लियर है या नहीं बस हमको वो पता चल जाए, और उसके बाद बेटा अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। कुछ बहुत आसान से सवाल हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर चाहें तो आप भी हर सवाल के बाद बेटा वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए पहला बेटा हमारे पास है, इजी से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, आपको बेटा बताना है कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 10π/7 कितना होता है। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 10π/7 कितना होता है। अब इसको देखो मैं कैसे करूंगा सॉल्व, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, अच्छा कॉस थीटा को क्या मैं कॉस ऑफ 2π - थीटा बोल सकता हूँ, तो क्या मैं इसे कॉस ऑफ 2π - 10π/7 बोल सकता हूँ, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस ऑफ 2π - थीटा एक ही बात है। मतलब कि ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7 × 14 - 10 4π/7, ये लिखा हुआ है। अब बेटा याद करो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का आंसर x कब होता था? जब वो 0 से पाई वाले इंटरवल में होता था। याद करो ग्राफ अपने दिमाग में याद करो, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ x y = x वाली लाइन कब होती थी? 0 से पाई वाले इंटरवल में। क्या ये पाई से छोटा है क्या?
0 से पाई के बीच में, मतलब इसका आंसर आएगा 4π/7। ठीक है, इसका आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा 4π/7। सिमिलरली अगला बेटा हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन ऑफ 35π/11। साइन इनवर्स साइन ऑफ 35π/11। अब इसको भी बेटा बहुत ध्यान से आप सोचने की कोशिश करो कि यार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। साइन इनवर्स, क्या इसको मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन ऑफ 2π + 13π/11। सोचो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो एलसीएम लोगे 11 2 = 22 और 13 35π/11 सेम लिखा हुआ है। और साइन ऑफ 2π + थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। मतलब कि ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन ऑफ 13π/11। ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम है क्योंकि साइन ऑफ 2π + थीटा इज साइन थीटा। अच्छा, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ 13π/11 को क्या मैं पाई + 2π/11 बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको देखो 11π + 2π बिल्कुल सही है। तो क्या इसको ऐसा लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 180 + थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 2π/11 ये लिखा हुआ है मेरे पास। और क्या मैं इसे ये कर लूँ साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये माइनस को अंदर अगर एडजस्ट करूंगा तो माइनस 2π/11। तो बेटा जैसे ही मैंने ये लिखा तो अब बताओ साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा या साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के बराबर कब होता है? -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में। तो क्या ये -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2π/11। ये वाले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -2π/11। तीसरा देखो बेटा, इसी तरीके का तीसरा सवाल देखो, अगेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स tan ऑफ 24π/13, tan इनवर्स tan ऑफ 24π/13। अच्छा, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या tan इनवर्स tan ऑफ, क्या इसको मैं 2π - 2π/13 लिख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, 13 × 2 26 - 2 24π/13 बिल्कुल सही लिखा है। और ये तो क्या होता है? दिस इज tan इनवर्स tan ऑफ 2π - थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 2π/13। तो यहां से देखो माइनस tan थीटा को सेट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स tan ऑफ -2π/13, tan इनवर्स tan ऑफ -2π/13। तो यहां से बेटा देखो मेरे पास क्या आ गया? tan इनवर्स tan ऑफ माइनस थीटा। अब याद करो tan इनवर्स का आंसर हमेशा -π/2 से π/2 में कब होता था? y = x वाली लाइन कब होती थी? जब x -π/2 से π/2 में हो। तो देख लो आप, क्या ये -π/2 से π/2 में है क्या? बिल्कुल है। मतलब कि दिस विल बी -2π/13। ठीक है ना, इसका आंसर बेटा आ जाएगा -2π/13। ठीक है, तो विद दिस हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से यार लास्ट के 20-22 मिनट का अपना पोर्शन रह गया था। तो आई होप कि आपको बेटा ये सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आई होंगी, सारे के सारे ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस भी बेटा घर पे आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस भी अपने फ्री टाइम पे करके देखिएगा। रफली आप ग्राफ को स्केच करके देखना कि कौन सी ब्रांच कहाँ पर आती है, कब आती है। आपको ये ग्राफ अगर याद हो तो ऐसे वाले सवाल आप चुटकियों में बना सकते हैं, और अगर याद ना हो तो ऐसे वाले सवाल में आप हमेशा ही अटकेंगे। ठीक है, तो विद दिस बेटा मैं अपने लेक्चर को एंड करूँगा। ज़रूर डिस्क्रिप्शन में बेटा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको उसमें हर लेक्चर का अपडेट भी मिले, और प्रॉपरली उसमें मैं प्रैक्टिस शीट्स भी बेटा आपके लिए अपलोड करूँगा, और कोशिश करूँगा कि वो विद सॉल्यूशन हो, ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अपना बहुत ही बढ़िया सा बेटा फीडबैक के रूप में कमेंट मेरे को शेयर भी करें। थैंक यू।